मैं अनुभव सक्सेना मंत्र क्लास अलीगढ़ से आपके मंत्र क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 एसएसटी की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए, इसका पहले आपको डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना आना चाहिए और क्या समझना आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश के स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी डेमोक्रेसी की ताकत जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसका प्रिविलेज एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी होती क्यों है और इसका मतलब क्या होता है, आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, डेवलप कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि आप इसको पढ़ने के बाद डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकें। अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड फोर्सेस हैज प्रमोटेड डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को एक क्रिएट करने में और एक आइडियोलॉजी बनाने में इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, क्या फ्रेम्स हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए और हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें अपने पिछले और अब जो नया डेमोक्रेसी का मतलब है उसके बारे में। डेवलप ए सोफिस्टिकेटेड डिफरेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट कॉमन प्रेजुडिस, इसकी बुराइयों और विसंगतियों के बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई डेमोक्रेटिव एंड नॉन डेमोक्रेटिव फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हर देश आज के टाइम में जो लीगल प्रैक्टिस कर रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी का सही मतलब बता रहा है, वो सब अपने आप को प्रोक्लेम कर रहा है कि हम डेमोक्रेटिव कंट्री हैं। कई देशों के एग्जाम्पल हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में लेंगे। क्या इसको समझने के बाद आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या वो वाकई डेमोक्रेटिव कंट्री है, या वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो वाकई डेमोक्रेटिव है, या वो उन्होंने अपने मतलब बना रखे हैं और इसका डेमोक्रेसी का असली अर्थ का वायलेशन वो लोग कर रहे हैं। अब आइडेंटिफाई करिए जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिव है या नहीं है। हाँ या ना में आपको खुद आंसर देना है, खुद समझना है। जब आप इस आंसर को दे पाएंगे और सारे तथ्यों को समझ पाएंगे और समझने की एक शक्ति विकास कर पाएंगे, तभी इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। पीपल इलेक्ट देयर ओन लीडर्स, क्या लोगों को अपने नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए डेमोक्रेसी में या नहीं। पीपल हैव नो आइडिया इन डिसीजन मेकिंग में पब्लिक का राइट होना चाहिए या नहीं रहना चाहिए लोगों को। रूलर आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड फुलफिल देयर नीड्स, क्या जो हमारे नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं जिनको हम चुनते हैं, उनका कोई दायित्व बनता है हमारे लोगों के प्रति उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसके लिए हम वोट देते हैं। वन वोट वन वैल्यू सिस्टम क्या ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फ्रीडम और एक्सप्रेशन हमारे देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो हर देश के होते हैं, क्या वो हमको मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्या होते हैं क्यों होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, काफ़ी देशों के हम एग्जाम्पल लेंगे और ताकि हम ये जान सके कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती है। We use word first when we think of its meaning, then before defining it. It is only by using a word that we understood its meaning. इसका तात्पर्य इन सब बातों का ये है कि जो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं या जिस डेमोक्रेसी के बारे में आप जानते हैं, उसके सही और गलत सारे पहलू आप समझ लें, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सक्षम होंगे कि आप वाकई एक ठीक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं या गलत आपके साथ हो रहा है। सिंपल डेफिनेशन, ये शब्द आया कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड था डेमोक्रेटिया। डेमोस मतलब पीपल और क्रिटिया का मतलब होता पावर ऑफ रूल, यानी कि लोगों का पावर जिससे वो एक देश को रूल कर सके। और वाकई में डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है जहाँ जिस देश पर प्रजातंत्र होता है उसी को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी कि प्रजा ही सर्वोपरि होती है, ना कि वहाँ की सरकार नया कोई एक पर्टिकुलर राजा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फ्रॉम द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन रेज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द रूलर विच ऑफिशियल इज इलेक्टेड, पावर ऑफ नॉन ऑफिशियल, इलेक्शंस, द पीपल, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, etc. फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, आप ये देखिए। अब मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ और इसको एक केस स्टडी की तरह हम लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो मिलिट्री हेड बने हुए थे।
He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने वहाँ की सरकार को हटाया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव देश का घोषित कर देते हैं. Later he changed his designation to president. In 2002 held a referendum in the country and they granted him a 5-year extension. 2002 में एक रेफरेंडम की सहायता से वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर 5 ईयर का एक्सटेंशन लेकर वो उस देश पर राज करना शुरू कर. इसके विपक्ष पाकिस्तानी मीडिया जो होती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डेमोक्रेसी की एक्टिविटीज जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये सब जो रेफरेंडम इन्होंने निकाला है ये सब फ्रॉड है और ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है. अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क वर्क ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजन असेंबलीज. रेफरेंडम के हिसाब से उन्होंने अपने पास इतनी पावर ले ली थी कि वो किसी अपने पाकिस्तान देश की नेशनल और प्रोविडेंस असेंबली जो थी उसको भंग कर सकते थे. और द वर्क ऑफ द सिविलियन और कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर. यानी कि जो जितना भी कंट्रोल था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में था. पाकिस्तान हैज हैड एन इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज ओन पावर सम पावर्स. इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए थे जिसमें ये सारी पावर्स चुने हुए नेताओं को कैबिनेट में मिली जाती है, लेकिन सारी पावर जो होती है परवेज मुशर्रफ ने सीज कर दी और सारी पावर अपने हाथों में ले ली. अब सवाल ये उठता है, क्या हम इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या उस वक्त पाकिस्तान को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? क्या ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता या मोनार्की सिस्टम में नहीं होता? ये सारे जवाब हमको ढूंढने चाहिए. अब फ्री और फेयर इलेक्शन कंपटीशन में क्या होता है? अब हम चाइना के केस स्टडी लेते हैं. चाइना में क्या होता है? सिंगल पार्टी कंट्री है, यानी कि वहां पर एक पार्टी है, वो एक कैंडिडेट को चुनती है और उस कैंडिडेट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस चुनता है और वही वहां का राष्ट्रपति बनता है और वही राज करता है. कोई और पार्टी वहां पर राज नहीं कर सकती. सेम केस स्टडी ऐसी 1930 से मैक्सिमम में हो रही है, जो हर साल में एक हमको प्रेसिडेंट चुनने का वहाँ के लोगों को अधिकार था वो छीन लिया जाता है. और 2000 तक यानी कि ईयर 2000 तक हर इलेक्शन में एक सिंगल पार्टी PRI कंटेस्ट करती थी. उनके विपक्ष में कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता था और वही पार्टी हमेशा जीतती थी. क्या आपको इन तीन देशों की हिस्ट्री या जो आपने केस स्टडी को समझा, क्या ये लोकतांत्रिक प्रैक्टिस है? इसी का जवाब हमको देना है. दो 2015 में सऊदी अरेबिया में महिलाओं को 15 तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था. और एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल में पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट देयर राइट टू वोट. यानी कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. काफी ऐसे देश है, फिजी है, जहाँ पर इंडिजियस फिजी जो लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल इक्वलिटी. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है आपका डेमोक्रेसी का वो इक्वलिटी होता है और अभी तक इक्वलिटी यहाँ पर मिसिंग है. यानी कि आप कह सकते हैं 2015 तक जब महिलाओं को अधिकार समान वोटिंग का नहीं था तो वहीं ना कहीं इक्वलिटी जो थी वो मिसिंग थी. और इस हिसाब से जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषा होती है, वन वोट वन राइट वन पर्सन, यानी कि हर जो वहाँ का निवासी है वहाँ को एक मत अधिकार होता है. यदि वो उसको नहीं मिल रहा है तो इस परिभाषा को वो नहीं फुलफिल करते हैं और वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जा सकती. रूल्स ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स. जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. 1980 में जिम्बाब्वे ने अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त की थी गोरों से. वहां पर गोल और कालों का काफी संघर्ष रहता था. Since then the country has been ruled JNPF, the party that led freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Public protests and demonstration against the government were declared illegal. He was forced out of the office in 2007.
यानी कि जब से 1980 से जब से देश ये आज़ाद हुआ था, वहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो राज कर रहे थे। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, वोटिंग्स को, काफ़ी इलीगल प्रैक्टिस की थी। यानी कि कॉमन जो डेमोक्रेसी में चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही थी। तो 2017 में उनको बाहर कर दिया गया। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो नेता चुना जाता है उसको लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। फाइनल डिसीजन होना चाहिए, वो लोगों को चुनने का अधिकार होना चाहिए और उन्हीं का सारा कंट्रोल होना चाहिए। Democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। यानी कि जो इलेक्शन होना चाहिए, जो लोग पावर में हैं, जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग पावर में नहीं हैं, उनको उस इलेक्शन को दूषित करने का कोई अधिकार नहीं होता। उन सबको एक फेयर इलेक्शन लड़ना चाहिए और जो जीत के आना चाहिए पब्लिक द्वारा, वही उनको सारा निर्णय मान्य होना चाहिए। हर एडल्ट सिटीजन को जो 18 वर्ष का हो या जिस देश में भी जो भी आयु है उसको एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए, उस वोट की वैल्यू भी होना चाहिए। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लीडर कीप चेंजिंग डेमोक्रेसी, दे लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। देखिए इसमें क्या होता है, लीडर्स जो होता है डेमोक्रेसी में लीडर्स जो है वो अपने रूल्स चेंज करते रहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज अपने हिसाब से करते रहते हैं। जैसे परवेज मुशर्रफ ने कहा, अपने आप को 2004 में उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो इस तरह के जो लॉज होती हैं वो गलत होती हैं। ये देश में इनस्टेबिलिटी लाते हैं और जिसमें स्थिरता नहीं रहती और देश निरंकुश हो जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। और देश में जो मॉरलिटी की भावना होती है वो सब खत्म हो जाती है। लोग अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके देश के कानून को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रोक देने की कोशिश करेंगे, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उनको चेंज करने की या बदलने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। Elected leaders don't know the best interest of the people, it leads to bad decision। और जो इलेक्टेड लोग जो होते हैं वो ये नहीं जान पाते कि लोगों का भला कैसे करना है और वो कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं, जिससे देश और डेमोक्रेसी जो होती है वो करप्शन की तरफ बढ़ जाती है। A democratic government is better form of the government because it's a more accountable form of government। इंडिया वर्सेस चाइना का यदि आप एक केस स्टडी लेते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो एक डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के लिए काउंटेबल होती है, यानी कि जो सही और गलत चीजें हैं वो उसके लिए काउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, देश हित में जो डिसीजन लेने चाहिए वो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल होते हैं। डेमोक्रेसी विल प्रोवाइड ए मेथड ऑफ डील विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो देश हित में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपकी मन भावना होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता एक डेमोक्रेसी माध्यम से ही हम लोग देख सकते हैं। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स की डिग्निटी होती है वो डेमोक्रेसी से ही पॉसिबल है, वही उनको दिलवा सकता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन द फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इन ओवर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स होती हैं हर सरकार से, हर लोग, सब लोगों से, हर देश में होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के माध्यम से हम अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत चलता है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होनी कहाँ चाहिए, क्या देश में होना सही है या आपके घर में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। सपोज घर के एक समझदार पिताजी हैं और एक छोटी फैमिली है उनकी, कल को उनका कोई छोटा बच्चा है और वो खड़ा होकर है कि मेरी राय नहीं ली जा रही है, खाना क्या बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, टीचर्स अच्छे हैं या नहीं स्कूल से, क्यों इनको बाहर नहीं निकाल दिया जाता है, दूसरे टीचर को लगाया जाए। ये सब चीज़ें गुड और नॉर्मल डेमोक्रेसी में इसका अंतर हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं एप्लीकेबल करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में आप कंट्री में रह रहे हैं लेकिन हर चीज़ में आपको डेमोक्रेसी मिले ये पॉसिबल नहीं है, ना ये सही प्रैक्टिस होती है। तो डेमोक्रेसी का आप बहुत एक्सप्लेन करने में आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होना था, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं यदि डेमोक्रेसी को लोग चेंज कर दें और उसको अपना मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप लागू कर दें और डेमोक्रेटिक कंट्री को एक मोनार्की कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री
ना रहने दें तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया, चाइना में इलेक्शन सिंगल पार्टी कंटेस्ट करती है, मैक्सिमो में भी यही प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या क्या समस्या आती हैं इसके बारे में आप अब एक्सप्लेन करने में सक्षम होंगे। डेमोक्रेसी फेसेस द थ्रेट ऑफ डिक्टेटरशिप, एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी जो होती है डिक्टेटरशिप के लिए थ्रेट होती है, तो ये आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों होती है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में राजा का बेटा राजा ही होता है, वो जो चाहता है देश में वही होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यदि आप गलती से चुने गए हैं 5 साल के लिए तो अगली बार आपको जनता नहीं चुनेगी। ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी डेमोक्रेसी में नहीं होती हैं, इसीलिए डिक्टेटरशिप के लिए हमेशा एक थ्रेट होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। आप कमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन जो है जो इस वीडियो में कवर ना हुआ तो वो आप अपना लिख सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। और इस सेशन की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे की वीडियो के लिए आप शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जो अगली वीडियो आए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन